हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आप जानते हैं कि हम आज जुड़े हैं अपनी भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और हमारी इस भूगोल की सीरीज़ में आज ये जो क्लास है ये 10वें नंबर की क्लास है। इसके पीछे 9 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आपको प्लेलिस्ट में देख लेना चाहिए। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पीछे का भूलते जाना है। पीछे का अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपने क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन को स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने वायुमंडल को समझना शुरू कर दिया था। पूरी ज्योग्राफी का अगर सबसे टफ पोर्शन कोई माना जाता है तो वो क्लाइमेटोलॉजी ही माना जाता है, और इस क्लाइमेटोलॉजी में हम अभी आज दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पीछे की वाली जो जस्ट पीछे वाली मतलब क्लास नंबर 9 है ना, ये 10वीं क्लास है, तो 9वीं क्लास जरूर देख लीजिएगा कम से कम, ताकि आपको क्लाइमेटोलॉजी का एक सीक्वेंस बना रहे। इससे पहले हमने जनरल ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज 15 तारीख है और लास्ट डेट है आपकी किस चीज़ की। हमारे यहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं 26 और 27 दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर आप 26 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस पड़ेगी आपको 26,999 अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और अगर आप 27 के लिए लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच में आपको एडमिशन लेना होगा, 32,999 आपको फीस पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये अपने आप में फाउंडेशन बैच है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। आपको सक्सेस इन प्री भी मिलेगा, आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा, आपको IGP भी मिलेगा, मेंटरशिप की भी फैसिलिटी मिलेगी। हर एक चीज़ वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो भी एक स्टूडेंट को फाइनल स्टेज या आप कह सकते हैं कि रैंक पाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा SIP वाली बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 25 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बड़ा कारगर होगा। सक्सेस इन प्री के बारे में बात करें तो सक्सेस इन प्री है जो इसकी कीमत रखी गई है 4,999। आज लास्ट डेट है, इस डेट के बाद ये कीमतें हैं जो उनमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और इसकी भी जो लास्ट डेट है वो आज ही है, और शाम को 6 बजे वाला ही ये भी बैच है, ठीक है। ओम लाइव कोड का आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने आपको थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि वायुमंडल एक आवरण से घिरा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल किससे बनता है? एक गैसों के आवरण से बनता है, जो कि पारदर्शी गैसें हैं, जो कि गंधहीन है, जो कि स्वादहीन है। ये गैसेस के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि कई सारी गैसें मौजूद हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन मौजूद है, जिसमें कि आपकी ऑक्सीजन मौजूद है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर, जलवाष्प, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं और ये एक आवरण सा बनाती हैं। और वो आवरण है जो वो किसका आवरण है? वो गैसों का आवरण है, ठीक है। वो गैसों का आवरण है जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में देखने को मिलता है। मतलब कहने का कि अगर ये पृथ्वी है तो मैं इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो ऊपर आवरण बना हुआ है इन गैसों का, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर नहीं है, हम पृथ्वी पर वाली बात जब डिस्कस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये स्थल मंडल वाला भाग हो जाएगा। और पृथ्वी के ऊपर जो पानी जलीय जगहें हैं, जो जल से संबंधित जो चीज़ें हैं, ओशियंस हैं वगैरह हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा जल मंडल हो जाएगा, या ओशियनोग्राफी के अंतर्गत उसको डील करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऊपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको कुछ गैसेस के बारे में बताया, ठीक है। अब बात यह है कि हमारी ये जो मैंने आपको गैसें बताई, और जिसमें मैंने कल आपको ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी इसको जिक्र किया था, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये सारी चर्चा हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, कल पूरी क्लास इन्हीं चीज़ों पर डेडिकेटेड थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज की क्लास के मेन टॉपिक पर, और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें मतलब हमारा ये जो वायुमंडल है जिसमें कि गैसें मौजूद हैं, ये
इस पे हमें कुछ परतें देखने को मिलती हैं। परतें हम इनको अलग अलग कैसे कर पा रहे हैं? परतें हम ऐसे कर पा रहे हैं कि क्योंकि कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम कह देते हैं कि भाई यहाँ तक की कहानी अलग टाइप से चल रही है, इसके ऊपर अलग टाइप की कहानी है, मतलब तापमान में डिफरेंस देखने को मिलेगा, दाब में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस कारण से इनको हमने अलग अलग परतों में बांट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मौसमी घटनाओं में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ परतें हैं जो वो देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ परतें दिखाई, जिसमें आपको ये पृथ्वी दिखी रही है। पृथ्वी के ऊपर आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। खैर, इसको हम काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो परतें हैं, ठीक है, जो कुछ परतें हैं, जिसमें कि मैंने यहां पर कहा आपसे क्षोभ मंडल, पहली परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कह सकते हैं इसको। उसके बाद जो अगली परत आती है वो हमारी क्या है? समताप मंडल की परत। समताप मंडल, या हम इसको क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कह सकते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इसके भी ऊपर अगर आप जाएंगे तो मीजोस्फियर, या फिर हम इसको समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मीजोस्फियर, और फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपका आयनोस्फियर या आयन मंडल, आयन मंडल और आयोनोस्फियर। और फिर इसके भी बाहर है जाएगा जो वो है, मतलब बाहर कितना भी ऊपर तक आप कह सकते हैं, तो बाहर की जो आखिरी परत होगी उसको हम क्या कह लेंगे? उसको हम कह देंगे बहिर्मंडल, बहिर्मंडल कह देंगे, है ना, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। तो ये मैंने आपको कुछ परतें बताई हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की परतें हैं। देखिए वायुमंडल की परतें, ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका विभाजन कर सकते हैं कि भाई वायुमंडल की परतें हैं जो वो पृथ्वी के ऊपर हमें किस रूप में दिखाई देती हैं। तो पहली परत है जो वो है क्षोभ मंडल की, फिर है समताप मंडल की, फिर है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ परतें हैं जो वो दिखाई देती हैं। एक एक करके इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहली परत को समझते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परत, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परत कौन सी है? क्या नाम है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से इसको जाना जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे निचली परत है ना, मतलब पृथ्वी के ऊपर अगर पहली परत के बारे में बात करें तो ये सबसे निचली परत है, सबसे पहली परत है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ तक है? कहाँ तक है इसकी ऊंचाई? क्या होगी? तो औसतन ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 13 से 15 किलोमीटर की। तो आप लिख सकते हैं कि पहली परत है ये, पहली परत, पहली या निचली, निचली परत। और इसकी औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 13 से 15 किलोमीटर तक की। जब हम 13 से 15 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिलेगी। आप कहेंगे सर औसत शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया? क्या कहीं अलग अलग है? क्योंकि जब आप औसत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी कि कहीं पे कुछ मिलेगी, तो आपने उसका एवरेज निकाल करके हमें बताया है। जी हाँ, ऐसा ही है। क्या है डिफरेंस? क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जब हम विषुवत रेखा पर देखते हैं, विषुवत रेखा पर देखते हैं, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर देखते हैं तो इस परत, ये जो परत है विषुवत रेखा पर कितनी ऊंची मिलती है? ये मिलती है आपको 18 किलोमीटर तक की ऊंची। और जब हम ध्रुवों पर देखते हैं, ध्रुवों पर, तो इसकी ऊंचाई मिलती है आपको 8 किलोमीटर की। ठीक है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की है और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर ऊंची आपको मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों? ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है, प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ इसमें जुड़ पाएँ। और क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा उत्साह रहेगा तो हम ज़्यादा डेप्थ में और प्रॉपर तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, विषुवत रेखा पर मैंने बताया कि 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर मैंने बताया कि ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर, पहले हम विषुवत रेखा के बारे में बात करेंगे। तो विषुवत रेखा पर आप जानते हैं कि यहाँ पर, अगर हम विषुवत रेखा के बारे में बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सूर्यताप सबसे ज़्यादा है। सूर्यताप क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सूर्य प्रकाश सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इस जगह पर क्या है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू होंगी, है ना। तो यहाँ पर जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर, और जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्योंकि गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है तो इस लिहाज से क्या होगा कि गर्म हवा काफ़ी ऊपर तक उठती चली जाती है, काफ़ी ऊपर तक वो उठती चली जाती है। तो वो कितना ऊपर तक चली जाएगी? 18 किलोमीटर तक जो हवा हमें ऊपर दिखेगी। तो इसलिए ये वाली जो सीमा बनेगी, ये सीमा बनेगी 18 किलोमीटर तक की बनेगी इस जगह पर। वहीं अगर मैं ध्रुवों के बारे में बात करता हूँ तो ये जो ऊपर उठना है ना, हवा का सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर गति में ऊपर उठना, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो हवा मैंने बताया कि ऊपर उठेगी, ऊपर कैसी, ऊर्ध्वाधर गति में उठ रही है। तो जब भी हवा कभी इस तरीके से चल रही है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं? कन्वेक्शन कह देते हैं, संवहन कह देते हैं, कन्वेक्शन, संवहन, इसको हम क्या कह देते हैं? संवहन कह देते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति में जब हवा गति करती है ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हम इसको संवहन या कन्वेक्शन कह देते हैं। वहीं अगर मैं आपको ये बताऊं कि ध्रुवों पर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये मात्र 8 किलोमीटर तक ही ऊपर उठ पाई, तो देखिए, एक तो वही लॉजिक हो जाएगा कि सर यहाँ पर आपने बताया था कि तापमान ज़्यादा है जिसके कारण हवा है जो वो ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा था, तो तापमान क्योंकि ज़्यादा था इसके कारण यहाँ पर हवा ऊपर उठी थी। वही एक कारण हो जाएगा सर यहाँ पर तो तापमान कम है, और तापमान क्योंकि बेटा कम है तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि सर वायु क्या होगी? वायु की सघनता होगी, वायु है जो वो नीचे ही कंडेंस करेगा, संघनन हो जाएगा। वायु है जो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही कंडेंस कर जाएगा। ठीक है, तो उसकी सघनता है जो वो नीचे ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर तापमान जब नीचे होगा तो फिर यहाँ पर हमें क्या है कि भारी वायु मिलेगी, और भारी वायु है जो वो नीचे की तरफ गिरती है ना। भारी है, वजन ज़्यादा है तो नीचे की तरफ गिरेगी। तो भारी वायु होने के कारण, तापमान कम है तो भारी वायु, तापमान कम का मतलब ठंडी, और भारी वायु जो ठंडी होगी वो हमेशा भारी होगी। याद रखिएगा, इस बात को लिख लीजिए आप साइड में, ठंडी हमेशा भारी होगी और गर्म हमेशा हल्की होगी। ठीक है, गर्म है जो वो हमेशा हल्की होगी, और ये हल्की है तो आप समझ पा रहे होंगे ऊपर उठ जाएगी, और अगर वो भारी है तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि सर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो तापमान क्योंकि कम है तो इसलिए यहाँ पर हमें भारी वायु मिलेगी तो वो नीचे ही हो जाएगी, तो उसकी डेंसिटी नीचे ज़्यादा होगी, है ना। उसकी डेंसिटी या सघनता है जो वो नीचे ज़्यादा होगी, सघनता नीचे ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा डेंस रहेगी, नीचे ऊपर नहीं जा पाएगी उतना। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण इसका एक और भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम देखें, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एक कारण ले सकते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल है जो ये ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा, ठीक है, ध्रुवों पर ये ज़्यादा होता है। और तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बेटा ध्रुवों पर ज़्यादा होगा तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ये आकर्षण करेंगी, ज़्यादा आकर्षण होंगी, तो हवाएं हैं जो वो ज़्यादा आकर्षित होंगी। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो हवाएं ज़्यादा आकर्षण करेंगी, आकर्षित होंगी, है ना। हवाएं इस जगह पर ध्रुवों पर ज़्यादा आकर्षित होंगी, ज़्यादा खींची जाएंगी तो ज़्यादा नीचे को गिरेंगी। ठीक है, ज़्यादा आकर्षण होगा तो नीचे को खींची जाएंगी हवाएं, तो हवाएं नीचे रहेंगी, हवा नीचे। और इसके कंपैरिजन में अगर हम कहें, रिलेटिव टर्म में कहें, तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने विषुवत रेखा बोला था, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो है वो कम होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर उतना नीचे नहीं गिर पाएंगी हवाएं, लेकिन यहाँ पर है जो यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करेगा वो ये प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वैसे ही तापमान यहाँ पर बहुत कम है, तो इसके कारण है जो हवाएं हैं जो वो नीचे रहेंगी। तो ये बात आप समझ पाए। सर कितना ऊपर उठेंगी कितना नीचे उठेंगी, क्या इसका भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है। जो अभी तक मैंने आपको बताया, ध्यान से समझिए, मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने बता दिया आपको कि क्षोभ मंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और इस परत में जो औसतन ऊंचाई है वो है 13 से 15 किलोमीटर की। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अलग है जो कि 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा वो क्षेत्र है जिस जगह पर मैक्सिमम तापमान मिलता है। सूर्यताप की अधिकता होने के कारण गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठना, सीधे ऊर्ध्वाधर गति में ऊपर उठना, इसको हम संवहन कह देते हैं। संवहन क्रियाओं की वजह से आप ये कह सकते हैं कि गर्म हवाएं हैं जो वो संवहन तरीके से संवहनीय धाराओं में ऊपर उठेंगी, और क्योंकि वो ऊपर उठेंगी तो फिर आप ये कह सकते हैं हल्की होंगी, इसीलिए ऊपर उठेंगी तो ज़्यादा ऊपर तक उठ जाएंगी। ठीक है, और लेकिन यहाँ ध्रुवों पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान है जो वो कम है, और तापमान कम है तो मतलब ठंडा है, तो ठंडी वायु भारी होती है, भारी होती है तो नीचे गिरती है, भारी होती है तो नीचे गिरती है। तो याद रखना, ठंडी वायु भारी है नीचे गिरेगी, गर्म वायु हल्की है ऊपर उठेगी, गर्म वायु हल्की है ऊपर उठेगी। तो ये लॉजिक आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, ये लॉजिक है जो वो साइड में आप लिख लीजिए। ठीक, इसके अलावा दूसरी चीज़ और क्या यहाँ पर आपको याद रखना है? आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो भी ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। तो अगर ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा तो फिर क्या है कि वो आकर्षण भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, हवाओं का आकर्षण ज़्यादा होगा, ज़्यादा खींची जाएंगी हवाएं तो नीचे रहेंगी, और वहाँ पर है जो वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान रिलेटिवली सापेक्षता आप कह सकते हैं कि कम होता है। विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। तो दो लॉजिक आपको पता चले कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि सर क्या कोई मतलब ऊपर उठ रही है वो तो ठीक है, लेकिन कितना ऊपर तक उठ जाएगी, और ये यहाँ पर ये 18 किलोमीटर तक ही क्यों उठ रही है और ऊपर क्यों नहीं जा रही फिर? तो उसका भी कुछ लॉजिक है क्या? जी हाँ, देखो हमेशा ये बात याद रखना कि ठंडी वाली है जो वो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, भारी हो जाएगी क्योंकि तो नीचे गिरने लगेगी। लेकिन जो लॉजिक है वो ये है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्रत्येक 1 किलोमीटर, अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम क्या देखते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है, में गिरावट। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसी को कहते हैं सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, ह्रास दर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जो ऊपर उठ रहा है वो कितना ऊपर उठ रहा है और कैसा हो रहा है। तो जब ये हवा ऊपर उठ रही है तो जब वो हर 1 किलोमीटर ऊपर जा रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना गिर रहा है? 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है ना। तो हवा ऊपर उठेगी, धीमे धीमे तापमान ऊपर कम होता जा रहा है, नीचे तापमान ज़्यादा है, हवा ऊपर उठने लगी। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे तापमान ज़्यादा है, हवा ऊपर उठने लगी, हवा ऊपर उठी और फिर धीमे धीमे अपने तापमान को गिरा रही है, टेम्परेचर को गिरा रही है। कितना गिरा रही है? प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरा रही है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरा रही है। और इस गिरावट को हम क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर बोलते हैं, सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। आगे आने वाले समय में हम जब बादलों को पढ़ेंगे तब मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, एडियाबैटिक टेम्परेचर वगैरह क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि सामान्य ह्रास दर क्या होता है। तो सामान्य ह्रास दर पता चला कि सिंपली अगर आप ऊपर जाएंगे तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल का ये फीचर था। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात अगर हम क्षोभ मंडल के बारे में बताएं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखो नॉर्मली आपने क्या देखा कि जैसे जैसे सर हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, तापमान गिर रहा है। ठीक है, तो हाइट बढ़ने के साथ हमेशा तापमान है जो वो गिरता है, ये एक फिक्स लॉजिक है। देखिए ज्योग्राफी में लॉजिक है जो हमेशा फिक्स ही रहते हैं, और उन फिक्स लॉजिक के अलावा अगर कुछ होता है तो वो अपवाद होता है। ठीक है, वो अपवाद होता है। तो नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर ये बात बता रहा हूँ आपको,
और जानबूझ करके बता रहा हूँ कि ध्यान रहे आपको हमेशा कि हाइट बढ़ने के साथ साथ हमेशा तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि सर हाइट तो बढ़ रही थी लेकिन तापमान भी बढ़ने लगा, है ना। जैसे आप ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हमने देखा कि तापमान भी बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है, उल्टा हो गया, है ना। ऊपर जाने पर तापमान घटता था। अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ, हाइट बढ़ने का मतलब कि ऊपर जाना, ठीक है, हाइट बढ़ने का मतलब ऊपर जाना, कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे थे तो ऊपर जाने के साथ हमने हमेशा क्या देखा था कि तापमान में गिरावट आती थी, गिरावट। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि ऊपर जाने के साथ साथ तापमान में गिरावट की बजाय तापमान बढ़ना शुरू हो जाए तो ये भी एक घटना होगी जिसको हम ये क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बोलेंगे। तापमान प्रतिलोमन या व्युत्क्रम की घटना इसको बोलेंगे, ठीक है। तापमान प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रम की घटना इसको बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रम या प्रतिलोमन, ठीक है। तापमान प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रम या फिर आप कह सकते हैं सर टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया, है ना। बस इतना ही याद रखना है। और स्टार लगाइए इस बात पर और लिखिए कि केवल और केवल, है ना। यहां पर ऐसे करके दो निशान भी लगाना, लिखना कि केवल यह घटना क्षोभ मंडल की घटना है, क्षोभ मंडल की घटना है। ये बात याद कर लेना क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अभी आप कुछ देर में देखने वाले हैं कि सर जो आपने कहा था वैसा हो रहा है, जैसा आपने कहा था वैसा हो रहा है, लेकिन वो क्षोभ मंडल में नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। तो अगर कहीं और हो रहा है तो वो तापमान व्युत्क्रम या तापमान प्रतिलोमन नहीं है, ठीक है। याद रखना इस बात को, वो नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी स्टेटमेंट इस तरीके का प्रीलिम्स में बना दिया जाए तो आप फंसे ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ में फंसे ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये रही आपको जो तापमान व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोमन की घटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और फैक्ट कि जितना भी हम मौसमी घटनाएं जो के बारे में जो बात कर रहे हैं, जितनी भी मौसमी घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं, है ना, आंधी, तूफान, कोहरा, ये सारी चीज़ें हैं जो, है ना, बादल का बनना, ये सारी चीज़ें हैं जो मौसमी घटनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। तो मौसमी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? मौसमी घटनाएं कहाँ पर? क्षोभ मंडल में, ठीक है। मौसमी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होती हैं। हर प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं जो वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और क्षोभ मंडल में होने का क्या कारण है, ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाओं का मतलब यहाँ पर हो गया कि तूफान, आंधी, कोहरा, है ना, बादल का फटना, ओस का गिरना, ये सारी चीज़ें हैं जो ये आपके क्षोभ मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जितना भी आवरण मैंने आपको बताया ना, जितना भी आवरण के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई ऊपर गैसों का आवरण है, ये सारा का सारा आवरण है जो ये हमें 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक 50% मतलब जितना जो सारा का सारा जो आवरण है उसका 50% हमें कहां पर मिल जाएगा? सिर्फ 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिल जाएगा। 50% भार है जो वो 50% भार मिलता है, ठीक है। 50% भार है जो वो हमें कहां मिल जाएगा? 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाएगा। सिर्फ 5.6 किलोमीटर की आप ऊंचाई पर जाइए तो आपको 50% भार यहां पे ही मौजूद मिल जाएगा,
है ना। बड़ी बात है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे सर हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे जो वायु की सघनता है वो घटती जा रही है ना। वायु की सघनता घटती जा रही है। सघनता का मतलब डेंसिटी, वायु नीचे ज़्यादा डेंस है और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि 5.6 किलोमीटर पर ही ये 50% तो खत्म हो गई। अब बचा 50% है जो वो पूरा ऊपर तक, जिसमें कि ट्रोपोस्फियर का पार्ट भी है, जिसमें आपका स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट भी है, जिसमें आपका मीजोस्फियर का पार्ट भी है, जिसमें आपका एक्सोस्फियर का पार्ट भी है, आयनोस्फियर का पार्ट, सब कुछ है। समझ पा रहे हैं? तो सब कुछ जिसमें है वो सिर्फ 50% में है और शुरुआती 50% है जो वो मात्र कहां पर है? 5.6 किलोमीटर पे ही मौजूद है। 5.6 किलोमीटर पर ही मौजूद है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको कम से कम इसमें याद रखने होंगे। किस तरीके की संरचना दिखेगी ये किस तरीके की संरचना है जो वो दिखेगी? ये संरचना है जो कि आपको ऐसी दिखेगी कुछ। ये हो गया आपका 18 किलोमीटर और ये हो गया आपका 8 किलोमीटर, है ना। ये आपके ध्रुव हो गए और ये हो गया विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे और ध्रुवों पर हम कहां तक जाएंगे? 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे और यहां पर आप लिखें 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 0 से आप 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं और यहां सिर्फ 8 किलोमीटर पर ही आपको ट्रोपोस्फियर मिल जाता है। तो ये है आपका क्या? क्षोभ सीमा बनाएगा। क्षोभ सीमा, है ना। ये क्या है? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया? यही पूरा तो है क्षोभ मंडल, है ना। ये पूरा क्या है बेटा? क्षोभ मंडल। और क्योंकि ये पूरा क्षोभ मंडल है तो ये वाली एक लाइन है ना, जो एक ढक्कन जैसी यहां पर बन गई है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर में, जो तिरछी वाली है, जो ये ढक्कन जैसी बन गई है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्षोभ सीमा के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, क्षोभ सीमा के नाम से इसको पुकारेंगे। ट्रोपोपॉज बोलते हैं इसको, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज को जो है वो क्षोभ सीमा से दिखाया जाता है। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट होगी। ठीक है, तो यहां से चले थे और जब हम ऊपर 8 किलोमीटर तक पहुंचे तो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। लेकिन जब हम यहां 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए, है ना, और किस रेट से कम हो रहा है? 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेट से कम हो रहा है ना। जैसे जैसे हर एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, फिर अगले किलोमीटर फिर 6.5 की गिरावट, फिर अगले किलोमीटर पे फिर 6.5 डिग्री की गिरावट। तो इस तरीके से गिरावट होते होते जब आप 8 किलोमीटर पर पहुंचेंगे तो -45 डिग्री सेल्सियस मिलेगा इस जगह पर तापमान, और इस जगह पर जो तापमान है वो आपको मिलेगा -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस हमको मिलता है कहाँ पर? 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको कम से कम इसके लिए याद रखने होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले पोर्शन को हम कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल, देखिए समताप मंडल के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात करें, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात करें तो समझिएगा, स्ट्रेटोस्फियर है जो यहां पर ये कहां तक जाएगा? सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई को देख लीजिए। तो अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि वो 8 से 18 है। अब आप क्या है कि इसके भी ऊपर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब 0 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 0 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल है जो आपको मिलेगा कहां तक? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर तक। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके की कुछ संरचना बनी हुई है, इस तरीके की कुछ संरचना ऑलरेडी बनी हुई है। ये 18 किलोमीटर है ना, ये 18 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। ये क्षोभ मंडल है और यहां से आप जाइए
है ना। कहाँ तक, यहाँ से आप शुरू कीजिए, 0 से शुरू किया था आपने 18 और ऊपर जाइए आप, और आप ऊपर जाएंगे, मतलब इस जगह से, इस पॉइंट से हम कितना जाएंगे, इस पॉइंट से हम जाएंगे कितना, 50 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है, 50 किलोमीटर तक जाएंगे। और 50 किलोमीटर पर एक सीधी लाइन खींच दीजिए, 50 किलोमीटर पर ये एक सीधी लाइन यहाँ पर मिलेगी, और ये है 50 किलोमीटर पर आपका, ये लीजिए, ये बन गया आपका समताप मंडल। मतलब ये वाला जो है ये पूरा 50 किलोमीटर है, ठीक है। टिल 50 किलोमीटर, टिल 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, आपको समताप मंडल मिलेगा, आपको समताप मंडल यहां पर मिलेगा। आपने यहां पर एक चीज देखी कि सर समताप मंडल का ये वाला हिस्सा जो कि विषुवत रेखा के ऊपर है, ये कैसा है, पतला है, और ये वाला हिस्सा जो कि ध्रुवों के ऊपर है ना, ये ध्रुवों के ऊपर है, ये ध्रुवों के ऊपर है, ये ध्रुवों के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, मोटा है ना। तो ये पतला है और ये मोटा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जैसे यहां पर आपने बताया था हमें कि यहां पर तो हमने देखा था कि ये वाला हिस्सा है जो ये पतला था, और ये जो विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है ये मोटा था, है ना। लेकिन यहां पर उल्टा है, ऐसा क्यों, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है ना। आपको अनर्गल लॉजिक जो भी मिले हो वो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का लॉजिक ये है कि नीचे वाला हिस्सा क्योंकि ऐसी आकृति में है, इसलिए ऊपर वाले हिस्से की आकृति अपने आप ऐसी हो गई है। तो मतलब कहने का कि स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल विषुवत रेखा के ऊपर पतला और ध्रुवों के ऊपर मोटा पाया जाता है। उसके पीछे का कारण है क्षोभ मंडल की मोटाई और पतलाई का अलग होना, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है वो क्योंकि मोटा और पतला है, इसके कारण हमारा समताप मंडल भी हमें मोटा पतला पाया जाता है, और कोई कारण इसका नहीं है क्योंकि नीचे की संरचना कुछ इस तरीके के, ऊपर इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्योंकि ऐसा एक ढक्कन तिरछा सा बना हुआ है तो इसलिए हमें इसकी भी मोटाई, गैसों की जो मोटाई यहाँ पर हमें मतलब कम मोटी दिखेंगी गैसें, यानी कि यहाँ पर पतला दिखेगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मोटाई ज़्यादा दिखेगी, मोटाई है जो वो ज़्यादा दिखेगी, मतलब ध्रुवों के ऊपर ज़्यादा और विषुवत रेखा पर कम, ठीक है। कारण इसका क्या है, कारण इसका है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का मोटा और पतला होना। बस क्षोभ मंडल के कारण ये ऐसा दिख रहा है और इसके पीछे का कोई कारण नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हैं, नॉर्मली हम जो देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि सामान्यतः हाइट बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर है जो वो गिर रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली हम यही देखते हैं, लेकिन जब क्षोभ सीमा से थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, क्षोभ सीमा से जब हम ऊपर गए तो हमने क्या देखा कि जो तापमान है वो एक जैसा है, ठीक है। क्षोभ सीमा से ऊपर जाने पर तापमान है जो वो एक जैसा है, तापमान में कोई गिरावट नहीं हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर समताप मिलता है, समताप का मतलब एक जैसा टेम्परेचर है, एक जैसा टेम्परेचर मिल रहा है, तापमान में कोई गिरावट नहीं हो रही, तो इस लिहाज से क्या कहा जाता है, कह दिया जाता है कि ये आपका क्या है, समताप मंडल है, ठीक है। समताप मंडल है, समताप मंडल। तो ऐसा जब वैज्ञानिकों ने पाया कि भाई ऊपर जाने पर कोई भी टेम्परेचर में गिरावट नहीं हो रही थी तो उसको समताप मंडल कह दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर तापमान के न गिरने के पीछे का कारण कुछ और है, यहाँ पर तापमान के न गिरने का कारण कुछ और है। मतलब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति है, तो यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा हर 1 किलोमीटर पर हम क्या देख रहे हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर जा रहे हैं तो पहले तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि समान है तापमान, तो यानी कि सर हाइट तो बढ़ रही है और टेम्परेचर यहाँ पर कम था, यहाँ ज़्यादा हो गया, है ना, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, वही मैंने लिखा है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ये रेखा क्रॉस होती है तो फिर हम देखते हैं कि हाइट तो बढ़ रही है लेकिन तापमान है जो वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तापमान भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले
कुछ ऊंचाई तक हमें समान दिख रहा है तो समताप कह दिया, ठीक है। लेकिन ये सच नहीं है, समताप है नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। तो आप कहोगे कि सर ये तो हो गया तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तापीय प्रतिलोमन नहीं है, ये घटना है जो तापीय प्रतिलोमन की घटना मैंने अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होने वाली घटना है। यहाँ पर ऐसा होने का कुछ और कारण है, कुछ और कारण है। कोई एक चीज है जो यहां पर मिलती है, बता सकता है कोई क्या चीज है जो मिलती है? देखिए यहां पर जो एक चीज मिलती है उसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत, यहां पर जो चीज मिलती है उसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत है जो, उसकी मैक्सिमम मोटाई हम अगर देखेंगे तो हमें कहां पर दिखेगी? मैक्सिमम मोटाई आपको कहां पर दिखेगी? मैक्सिमम मोटाई आपको मिलेगी उसकी 22 किलोमीटर के रेंज में। 22 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जमीन से जब आप 22 किलोमीटर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा सघनता किसकी? ओजोन परत की सबसे ज्यादा सघनता आपको यहां पर मिलेगी 22 किलोमीटर पे। और वैसे 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई मानी जाती है। 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा सघनता इसको 22 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पूरा कितना है? 50 है, ठीक है। ये पूरा कितना है? 50 है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर एक चीज मिलती है, ओजोन परत। और ओजोन परत क्या कर रही है? जो सूर्य प्रकाश आ रहा है उससे जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण कर रही है। पराबैंगनी किरणों का ये अवशोषण करती है। यूवी रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ये जो ओजोन लेयर 22 किलोमीटर पर सबसे ज्यादा सघनता में मौजूद है। 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई पर जो हमें देखने को मिलती है वो क्या कर रही है? सूर्य प्रकाश को से अवशोषित जो यूवी रेज हैं उनका अवशोषण कर देती है। सूर्य प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है उनका अवशोषण कर लेती है। और क्योंकि ये उनका अवशोषण कर लेती है तो इस लिहाज से क्या होता है कि इस जगह पर तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को बढ़ा देती है। तो नीचे तो तापमान क्या है, ऊपर जाते पर ठंडा हो रहा था, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण तापमान ने बढ़ना शुरू कर दिया। क्या घटना हो गई? ओजोन लेयर मिल गई। ओजोन लेयर क्योंकि मिल गई तो इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यहां पर तापमान ने क्या किया? बढ़ना शुरू कर दिया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? समझ पा रहे हैं कि भाई ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर रही है। और ये जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि तापमान को बढ़ा देती है। तो इसलिए ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाया जाता है? ये समताप मंडल का क्षेत्र है, जिसमें कि हम क्या पा रहे हैं? हम पा रहे हैं कि सर हाइट बढ़ने के साथ साथ तापमान है जो वो बढ़ रहा है, लेकिन ये तापीय प्रतिलोमन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम चले थे जब, तो हमने पाया था यहां पर है -45 डिग्री सेल्सियस, है ना, और यहां पाया था -80 डिग्री सेल्सियस। और बढ़ते बढ़ते जब हम ऊपर तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब तापमान बढ़ा है, अब तापमान बढ़ा है, तो कहां पर पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप कहेंगे सर 0 कैसे हो गया? 0 बढ़ा हुआ कैसे है? माइनस से 0 हुआ तो बढ़ गया ना, है ना। माइनस से 0 हुआ तो इसलिए बढ़ गया है। तो अब ये तापमान है जो वो हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसकी जो ओजोन परत है उसके कारण। ओजोन परत का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जो कैसे बन रही है? ये ऑक्सीजन के जो एटम है, ऑक्सीजन के एटम है उन्हीं को तोड़ देती है। कौन? यूवी रेस। जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एटम टूटते हैं और 3 अणुओं में चिपक जाते हैं। मतलब ये जो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं जो वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 O2 हैं जो वो टूटेंगे और 2O3 बनेगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन किस लिए जिम्मेदार होता है? ये केमिकल रिएक्शन है जो ये हमें क्या बता रहा है कि यूवी की प्रेजेंस में तापमान को यूवी की प्रेजेंस में क्या है कि ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है, ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है। और ओजोन लेयर के निर्माण में इस प्रक्रिया में तापमान को क्या किया गया है? अवशोषित किया गया है, जिसकी वजह यहाँ पर तापमान है जो वो बढ़ गया है, ठीक है। ओजोन लेयर के बनने के प्रोसेस में यूवी रेज की प्रेजेंस में ओजोन लेयर बनी है और इसी ने क्या किया है कि तापमान को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इसने सूर्यताप को अवशोषित कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम ये मिल रही है तो इसलिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और आप इसमें क्या याद रखेंगे? आप इसमें याद रख सकते हैं कि ये जो यूवी रेज है ना, ये हमारे शरीर के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती हैं।
हानिकारक होती हैं, और क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये स्किन डिसीज़ या आप कह सकते हैं स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ या बहुत सारी अनुवांशिक बीमारियों के लिए भी ये जिम्मेदार मानी जाती हैं। पराबैंगनी किरणें हैं जो ये हानिकारक हैं, पराबैंगनी किरणें हैं जो हानिकारक हैं, आप कह सकते हैं अनुवांशिक बीमारी, स्किन डिसीज या स्किन कैंसर जैसी समस्या है जो स्किन कैंसर जैसी समस्या है जो उसको जन्म देती है। ठीक है, समताप मंडल के बारे में एक और फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो देखो, समताप मंडल है जो समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है बेटा, ये कैसा है? समताप मंडल एक बहुत शांत क्षेत्र है, बहुत शांत क्षेत्र। और क्योंकि समताप मंडल एक बहुत शांत क्षेत्र है तो इसलिए क्या होता है, कोई भी मौसमी घटनाएं यहां पर नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, और कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए ये किस चीज के लिए उपयुक्त हो जाता है बताइए? ये किस लिए उपयुक्त हो जाता है? हर तरीके के जो वायुयान है वो यहीं पर इसी लेयर में उड़ते हैं, है ना। तो वायुयानों के लिए ये वायुयान, ठीक है, वायुयान के लिए ये उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये था आपके समताप मंडल के बारे में। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम देंगे, आज है जो वो इसको यहीं पर विराम देंगे। और आप ये बात जानते हैं कि आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड क्लासेस हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड क्लासेस हैं। ये एक आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है जिस पर आपको ये आपका जो PDF है वो मिल जाएगा। और देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके का कोई ब्रेक लगे, तो मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं मौजूद नहीं हूँ तो इसलिए मैं आज ये रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड में आप देखें और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। ठीक है, निरंतरता आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस UPSC को पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।